हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, हम विज़न मंथली मैगज़ीन कवर कर रहे थे और उसमें हम मई महीने की मैगज़ीन पूरी कवर कर चुके हैं। मई महीने की 2022 की मैगज़ीन, है ना दोस्तों? तो आज हम कवर करने जा रहे हैं दोस्तों, किसके बारे में? जून 2022 की मैगज़ीन के बारे में। जून 2022 पॉलिटी राज्य व्यवस्था के कुछ टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कवर कराऊंगा। जो आगामी प्रीलिम्स परीक्षा है, यूपी पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस हो 2022, उन सभी में लाभकारी सिद्ध होंगे आपके लिए और आपका हाई स्कोर लाने में काफ़ी मददगार साबित होंगे दोस्तों। तो जैसे कि हम देखते हैं, मैं आपको जून 2022 का इंडेक्स दिखा देता हूं कि उसमें पॉलिटी के किस कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं दोस्तों। बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हम जो है जून महीने की मैगज़ीन देख रहे हैं और जून महीने में जो भी टॉपिक चर्चा में रहे हैं, जून महीने में 2022 की ये मैगज़ीन है। इसमें राज्य व्यवस्था के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो इसमें पहला टॉपिक है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग। तो दोस्तों हम केंद्रीय सूचना आयोग देख रहे हैं और दूसरा टॉपिक है हमारा न्यायिक जवाबदेही। तीसरा टॉपिक है जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, है ना, यानी कि लोगों के हित में जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित याचिका डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। और चौथा टॉपिक है हमारा हेट स्पीच दोस्तों, है ना। जैसे कि संविधान में आर्टिकल 91A है, उसमें हमें वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसी में टॉपिक आ जाता है हेट स्पीच। तो ये चार मेजर टॉपिक हैं। कुछ छोटे टॉपिक भी हैं, जैसे कि इंटरनेट शटडाउन, है ना, अंतर्राज्य परिषद की बैठक, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित एक टॉपिक है। फिर गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के बारे में है। फिर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के बारे में है। एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना, मतलब जैसे कि कोई कैंडिडेट है, वो एक से अधिक मतलब कि एक या दो सीटों पर चुनाव लड़ता है, तो उसके बारे में चर्चा की गई है कि वो खाली एक ही सीट से चुनाव लड़े, क्योंकि जब वो दो सीट पर जीतता है तो एक सीट क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, दोबारा हमें चुनाव कराना पड़ता है, उसमें खर्चा आता है वगैरह वगैरह। फिर एक टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, दल विरोधी अधिनियम के बारे में, कानून के बारे में। और लास्ट टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट के बारे में, मतलब कि हमारे देश में गवर्नेंस की क्या स्थिति है, उसके संबंध में हम कैसी सेवा दे रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। तो ये मेजर टॉपिक हैं। सबसे पहले हम दोस्तों कौन सा टॉपिक देखेंगे? केंद्रीय सूचना आयोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आपको पहले केंद्रीय सूचना आयोग के पीडीएफ दिखाने से पहले केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूँ कि केंद्रीय सूचना आयोग क्या है, कैसे काम करता है ना। तो केंद्रीय सूचना आयोग का जो गठन है दोस्तों 2005 में किया गया था। 2005 में हमने आरटीआई एक्ट बनाया था, है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। इसके तहत हमने 2005 में सीआईसी केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया था। और केंद्रीय सूचना आयोग में दोस्तों एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्त होते हैं, यानी कि टोटल 11 सदस्य होते हैं दोस्तों। 11 सदस्य होते हैं दोस्तों। जब किसी भी जो है निकाय का हम स्थापना कोई अधिनियम बनाकर करते हैं तो वो सांविधिक निकाय कहलाता है। सांविधिक निकाय, ये प्रीलिम्स में सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके का निकाय है। तो ये सांविधिक निकाय है, क्योंकि विधि बनाकर, कानून बनाकर हमने इसकी स्थापना की है। अब दोस्तों ये जो सूचना आयुक्त होते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, अपॉइंट कौन करता है इनको? तो इनको अपॉइंट करते हैं हमारे राष्ट्रपति, है ना। भारत के राष्ट्रपति जो हैं इनको अपॉइंट करते हैं और वो एक समिति की, एक कमेटी की मदद से इनको, है ना, चयन समिति टाइप की होती है, उसकी मदद से इनको अपॉइंट करते हैं। तो वो समिति में कौन कौन होता है? तो ये जैसे मान लीजिए समिति है ना, तो इस समिति में हमारे देश के प्रधानमंत्री, पीएम, ये अध्यक्ष होते हैं। दूसरा, जो वो होते हैं ना लोकसभा के विपक्ष के नेता, वो होते हैं, है ना, विपक्ष के नेता। और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो देश की कैबिनेट है उसके एक मंत्री होते हैं। तो 3 सदस्य इस कमेटी को हेड करते हैं और ये अपनी रिकमेंडेशन देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है निर्वाचन आयुक्त नहीं, सूचना आयुक्त को क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। तो ये दोस्तों पूरा फॉर्मेशन है किसका?
सीआईसी का, है ना। सीआईसी की संरचना के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं दिखाता हूँ आपको आर्टिकल क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग जो है हमारा मुद्दा चल रहा है, और इसमें क्या बात करी जा रही है कि हाल ही में सूचना के अधिकार के तहत की गई अपीलों के निपटान में लगातार वृद्धि हुई है। इसके कारण केंद्रीय सूचना आयोग के पास जो लंबित आरटीआई के मामले हैं, वो क्या है, उनमें गिरावट दर्ज की गई है। यानी कि जब मामले निपटेंगे तो ऑब्वियसली गिरावट दर्ज की गई है ना। यानी कि काफ़ी समय से क्या था कि जो सीआईसी था उसके पास आरटीआई के काफ़ी सारे मामले लंबित थे। अब उन मामलों में, लंबित मामलों में निपटान में तेज़ी आई है, और तेज़ी से उनमें ही जो लंबित मामले थे उनमें गिरावट आई है ना। यानी कि जब मामले तेज़ी से क्या होंगे, निपटान में वृद्धि होगी, तो लगातार जो उनकी संख्या है उनमें गिरावट आएगी दोस्तों। तो ये चीज़ चर्चा में थी, ये सूचना जो है चर्चा में थी, तो इसी के बारे में केंद्रीय सूचना आयोग जो है चर्चा में आ गया। जो मैंने अभी आपको बताया वो यही लिखा है यहाँ तक, है ना, यहाँ तक यही लिखा है। उसके बाद इसमें कहा गया है कि जो आरटीआई अधिनियम 2019 संशोधन लाया गया था, 2005 में संशोधन किया गया था 2019 में। तो आरटीआई अधिनियम 2019 और उसके तहत बनाए गए नियमों के द्वारा जो आईसीज हैं, मतलब सूचना आयुक्त हैं, उनका जो कार्यकाल है वो घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। पहले कितना होता था? पहले 5 वर्ष होता था, या 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति होती थी। जिसके कारण क्या होता था, ये सूचना आयुक्त जो है अपनी नौकरी खोने के बिना भय के प्रशासन के उच्च अधिकारियों के संदर्भ में अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते थे, है ना। बट अब क्या है, इनके ऊपर असुरक्षा की एक तलवार लटका दी है सरकार ने कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि इनका कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है 5 वर्ष से। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग। और इसमें एक बात और है कि ये जो सूचना, केंद्रीय सूचना आयोग है, इनमें जो मुख्य सूचना आयुक्त है उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होती है, मतलब दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। अब सीआईसी के जो कार्य हैं, यहाँ से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सीआईसी का कार्य क्या है। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं कि सीआईसी के कार्य क्या हैं। सीआईसी के कार्य में पहला पॉइंट ये है कि सीआईसी के पास जो शक्ति होती है सिविल न्यायालय की तरह होती है। जिस प्रकार सिविल न्यायालय किसी व्यक्ति को समन जारी करके उसको उपस्थित होने के लिए बाध्य करता है, वही शक्ति केंद्रीय सूचना आयोग के पास भी है। यानी वो भी किसी व्यक्ति को समन कर सकता है और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। तो दोस्तों, आगे क्या है कि एक तो ये समन जारी कर सकता है सिविल न्यायालय की तरह, और उनको बुला सकता है अपने ऑफिस में, यानी कि प्रकट होने के लिए। दूसरा ये है कि दस्तावेजीकरण या प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना, है ना। फिर शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, जैसे कि कोई एक शपथ पत्र होता है इनका, उस पर साक्ष्य प्राप्त करते जाते हैं लोग सिविल न्यायालय की तरह ही। और एक ये है कि किसी न्यायालय कार्यालय में कोई लोक प्रलेख, अभिलेख या उसकी प्रतिक्रिया सॉरी उसकी प्रतियाँ मांगना, मतलब उसकी कॉपी मांगना। किसी भी कार्यालय से ये कोई अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मांग सकता है ना। फिर गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा करने के लिए समन जारी कर सकता है। यानी कि कोई गवाह है ना, कोई दस्तावेज है, उसकी हमें एग्जामिन करना है, परीक्षा करना है, तो उसके लिए भी समन जारी कर सकता है। और ऐसा कोई अन्य विषय जो निर्धारित किया जाए इसको, उसके बारे में भी इसके पास शक्तियाँ हैं, कार्य हैं। तो दोस्तों, पहला एक तो ये समन जारी कर सकता है ना। क्या कर सकता है? समन जारी कर सकता है। और दूसरा पॉइंट होता है, एक तो समन जारी कर सकता है, दूसरा दस्तावेजों का प्रकटीकरण कर सकता है, तीसरा शपथ पत्र पर साक्ष्य ले सकता है, चौथा कि किसी ऑफिस को प्रतियां मांगने के लिए, यानी उसके पास जो अभिलेख हैं उसकी प्रतियां मांगने के लिए समन जारी कर सकता है, और जिसके पास गवाह हैं या जो एविडेंस है उनकी परीक्षा के लिए भी समन जारी कर सकता है, और अन्य कोई भी विषय जो निर्धारित किए जाएं उसको ये कर सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ कार्य हैं किसके, केंद्रीय सूचना आयोग के। एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको रट लीजिएगा, है ना। अब चलते हैं आगे कि आगे क्या है कि अधिनियम के अनुसार सीआईसी का यह कर्तव्य है कि वह निम्नलिखित में से किसी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे। यानी कि उसको किस प्रकार की शिकायत मिले ना सीआईसी को, तो वो उस परिप्रेक्ष्य में जांच करे। जैसे क्या कि जिसे मांगी गई किसी जानकारी को देने से इनकार किया गया हो। जैसे कि मान लो मैंने क्या है, कोई जानकारी मांगी हो और मुझे वो जानकारी देने से इनकार कर दिया गया हो। दूसरा, जिसे निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए उसकी मांग का उत्तर नहीं दिया गया हो। जैसे मान लीजिए मैंने आरटीआई डाली
और कोई जानकारी मांगी पर मुझे वो जानकारी नहीं मिली, तो मैं आरटीआई के पास जा सकता हूँ और सीआईसी के पास जा सकता हूँ और उससे क्या है जांच की मांग कर सकता हूँ। दूसरा कि कोई मैंने आरटीआई मांगी थी, मेरे पास समय था 2 महीने का, पर वो 2 महीने में या दी गई समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया, तो भी मैं सीआईसी के पास जा सकता हूँ और जो है जांच की मांग कर सकता हूँ। तो ये तो कुछ कार्य हो गए थे, है ना। ये सब जो मैंने अभी तक पढ़ाया ये प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके भी देख सकते हैं। फिर हम जानते हैं कि केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़े हुए मुद्दे क्या हैं। दोस्तों एक मुद्दा यह है कि रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन है, यानी कि जो भी इनके क्षेत्र में जो भी लोग प्राधिकारी आते हैं, उनके कार्यालय आते हैं, उनमें जो रिकॉर्ड रखा जाता है उसका खराब प्रबंधन है, मतलब मैनेजमेंट अच्छा नहीं है रिकॉर्ड का। उसके चलते क्या होता है दोस्तों, जो भी मामला आता है उसके निपटान में देरी होती है, क्योंकि अभिलेख जो हैं टाइम पर प्रस्तुत नहीं हो पाते हैं, है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें आंकड़े भी दिए गए हैं कि 38% लोक सूचना अधिकारी ने आरटीआई अनुरोधों के निपटान में देरी का एक कारण बताया है खराब रिकॉर्ड प्रबंधन, है ना। और 79% लोक सूचना अधिकारी ने क्षेत्रीय कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने को आरटीआई अनुरोधों के निपटान में देरी बताया है। कि जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं उनसे सूचना प्राप्त बहुत देरी में हो पाती है, इसलिए जो मामला है वो भी देरी में निपटान हो पाता है। और दूसरा पॉइंट में मुद्दा ये है कि लंबित मामले, काफ़ी सारे लंबित मामले हैं इनके पास। जिस तरीके से हमारे न्यायालय में लंबित मामले पड़े हुए हैं और जज जो हैं पर्याप्त नहीं है उनको करने के लिए, तो इसी तरह लंबित मामले हैं। इस पर एक आगे सुझाव भी दिया गया है कि हम क्या कर सकते हैं, सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ा सकते हैं ताकि लंबित मामले जल्दी से कवर हो जाएं। तीसरा पॉइंट ये है कि सूचना का जो अधिकार, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि सूचना का जो अधिकार नियम है 2019, उसमें ये बात कही गई है। क्या बात कही गई है दोस्तों, कि सूचना के अधिकार में ये बात कह दी गई है कि सूचना का अधिकार नियम 2019, है ना, ये प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है दोस्तों, हमने जो ये संशोधन किया था ना अभी, संशोधन, इसके बारे में बताई गई है बात। तो हमने ये संशोधन किया था, तो नए नियमों द्वारा सीआईसी के कार्यालय, सेवा शर्तें और वेतन को निर्धारित करने की शक्ति सरकार को दे दी गई है और सरकार द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय बाध्यकारी होगा। इससे जो सीआईसी पर सरकार का नियंत्रण है वो बढ़ जाएगा। यानी सरकार इसकी सेवा शर्तें, इनके कार्यकाल इत्यादि को क्या कर सकती है, निर्धारित कर सकती है, जिससे क्या हो जाएगा, सरकार का नियंत्रण क्या हो जाएगा, इनके ऊपर बढ़ जाएगा दोस्तों। एक एक मुद्दा और है, क्या है वो, रिक्त पद का है कि जो हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, उनको 4 वर्षों के लिए वो पद खाली रखा गया है, मतलब 4 वर्ष से वो पद पर कोई था ही नहीं। फिर एक पॉइंट है कि प्रशिक्षण की कमी, ये यानी कि ये जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं, पीआईओज होते हैं, लोक सूचना अधिकारी, इनकी नियुक्ति से पहले उनके प्रशिक्षण का प्रावधान होना चाहिए ताकि वो आरटीआई के आवेदनों के निपटान के लिए उनके पास अधिनियम के प्रावधानों की आवश्यक जानकारी का जो अभाव होता है वो पूर्ण हो जाए, है ना। इससे सूचना प्रदान करने में देरी होती है। तो एक तो आगे की राह में हमारा एक पॉइंट यही हो जाएगा। दूसरा, लंबित मामलों के लिए कुछ सूचना आयुक्त को सेलेक्ट करें और फिर रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन है तो उसको सही करें, तो रिकॉर्ड का खराब प्रबंधन है उसको सही करें। यानी कि क्या कर सकते हैं, हम डिजिटली पर जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली हम साइट बनाकर सारा डेटा उस पर डाल सकते हैं ताकि जो भी सूचना आए उसको निपटान करने में ज़्यादा देरी ना हो, है ना। फिर प्रशिक्षण कर सकते हैं पीआईओज़ का, यानी लोक सूचना अधिकारी को प्रशिक्षण दे सकते हैं। फिर हम लोगों में भी जागरूकता फैला सकते हैं, रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, क्योंकि कई सारे मामले दोस्तों ऐसे आते हैं जो बेबुनियाद होते हैं, है ना, जिसका कोई तर्क नहीं होता है पीछे। तो लोग जब जागरूक होंगे तो उनको पता रहेगा कि किस मामले में आरटीआई डालनी है, किस मामले में आरटीआई नहीं डालनी है। फिर त्वरित निपटान, यानी कि लंबित मामलों में त्वरित निपटान के लिए हम सूचना आयुक्तों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो एक ये पॉइंट है। तो दोस्तों ये एक पूरा टॉपिक था हमारा केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित। आई होप आपको समझ में आया होगा। जहाँ भी मैंने इसके बारे में सूचना दी कि कौन से अधिनियम के तहत है, कौन नियुक्ति करता है ना। और वर्तमान में जो भी मुद्दा चल रहा है और जो ये इससे जुड़े हुए केंद्रीय सूचना आयोग से जुड़ी हुई चुनौतियां हैं, आगे की राह है, ये सब जो है मेंस की दृष्टि से है ना। तो आई होप ये मुद्दा आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। तो हमारा दूसरा टॉपिक है दोस्तों आज का, यह है न्यायिक जवाबदेही, यानी जुडिशल अकाउंटेबिलिटी। हाल ही में जो उड़ीसा उच्च न्यायालय है उसने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला देश का पहला न्यायालय बन गया है और यह रिपोर्ट राज्य की न्यायपालिका के प्रदर्शन के संबंध में जानकारी प्रदान करता है।
तो दोस्तों एक तो यही फैक्ट हो गया कि कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य ऐसा पहला राज्य है जिसमें उच्च न्यायालय ने अपनी वार्षिक, यानी कि जो पूरी वार्षिक प्रक्रिया रही है उसके संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करी है ना। यानी कि जो उसकी जवाबदेही को, न्यायपालिका की जवाबदेही को बढ़ाता है दोस्तों। तो ये मुद्दा न्यायपालिका की जवाबदेही क्या है, इसी के तहत चर्चा में आ जाता है। तो हम पढ़ेंगे कि न्यायिक जवाबदेही होती क्या है ना, उसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो पहला पॉइंट ये है कि न्यायिक जवाबदेहिता के बारे में, है ना। तो न्यायिक जवाबदेही विभिन्न प्रक्रियाओं का एक सेट है, यानी कि एक प्रक्रिया नहीं है, कई सारी प्रक्रियाएं हैं। इसका उद्देश्य न्यायाधीशों और न्यायालयों को संवैधानिक या कानूनी मानकों के विपरीत व्यवहार एवं निर्णयों के व्यक्तिगत या संस्थागत रूप से जिम्मेदार बनाना है। यानी कि जो भी न्यायाधीश जो भी निर्णय दे रहा है उसके प्रति वो जवाबदेह हो, और जो न्यायपालिका भी हैं वो अपने कानूनी मानकों के आधार पर ही कार्य करें। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा कि संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है ना। सेपरेशन ऑफ पावर है हमारे संविधान की एक खूबसूरती है कि उसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक अंग है सरकार का, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके आचरण पर नियंत्रण एवं संतुलन रहता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये विधायिका है ना। जैसे विधायिका है तो विधायिका क्या करेगी, कार्यपालिका पर क्या करेगी, उसके कार्यों के लिए नियंत्रण रखेगी और संतुलन भी रखेगी। इसी तरह कार्यपालिका भी कहीं न कहीं न्यायपालिका पर नियंत्रण रखती है। उसी तरह जो न्यायपालिका है वो कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखती है। तो इस तरीके से एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाते हुए हम पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाते हैं। इसलिए भी न्यायिक जवाबदेही ज़रूरी है। तो ये पॉइंट हैं। जैसे पहला क्यों ज़रूरी है, पहला मैंने बताया। दूसरा, फिर हालांकि मूल अधिकारों का संरक्षक एवं संविधान का व्याख्याकार होने के कारण, संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन है, न्यायपालिका है ना। ये क्वेश्चन आया था एक बार फ्री में। तो हालांकि मूल अधिकारों का संरक्षक एवं संविधान का व्याख्याकार होने के कारण, मूल अधिकारों का संरक्षक एवं संविधान का व्याख्याकार होने के कारण न्यायपालिका का स्वतंत्र होना और राजनीतिक एवं आर्थिक संस्थाओं के प्रभाव से बाहर होना लाजमी है। तो दोस्तों यदि कोई हमारे संविधान की व्याख्या करता है, मूल अधिकारों की संरक्षा करता है, तो उस पर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होना चाहिए, कोई आर्थिक संस्थाओं का दबाव नहीं होना चाहिए, तभी तो वो बेहतर कार्य कर सकेगा। तो ये भी पॉइंट है इसके काउंटर पॉइंट में। फिर संविधान के अनुच्छेद 235, है ना। तो संविधान के अनुच्छेद 235 के तहत जो अधीनस्थ न्यायपालिका पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान किया गया है ना। जो अधीनस्थ न्यायपालिका हैं उनके जो है उन पर उच्च न्यायालय के नियंत्रण का प्रावधान किया है। यह जवाबदेही के निर्धारण के लिए एक प्रभावी तंत्र के प्रावधान को स्पष्ट रूप से दर्शाता है ना। तो जवाबदेही के निर्धारण के लिए एक प्रभावी तंत्र होना चाहिए जो इस प्रावधान को स्पष्ट रूप से, यानी कि जो अपर हैंड होता है ना उच्च न्यायालय का अपने अधीनस्थ पर, वो उनकी सबकी जवाबदेही तय करता है। यानी कि ये क्या दर्शाता है कि एक जवाबदेही के लिए एक प्रभावी तंत्र होना आवश्यक होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये न्यायिक जवाबदेहिता की आवश्यकता क्यों है ना। तो इस पहला पॉइंट है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिकों की निष्ठा और विश्वास को सुनिश्चित करने के लिए, कि जो भी लोकतांत्रिक बॉडी है ना, जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें लोगों की निष्ठा बढ़े, विश्वास बढ़े, उसके लिए जवाबदेही ज़रूरी है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, यदि उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होती है तो उसमें हमारा विश्वास बना रहता है। इसी तरह लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात है। दूसरा पॉइंट है कि गुणवत्तापूर्ण न्याय देने और दक्षता और पारदर्शिता से संबंधित सुधार लाने के लिए भी न्यायिक जवाबदेहिता बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर हमें क्वालिटी क्वालिटी वाला क्या देना है, निर्णय देना है, न्याय देना है, तो हमें न्यायपालिका को दक्ष बनाना पड़ेगा, पारदर्शी बनाना पड़ेगा। और वो कब बनेगा, जब वो जवाबदेही होगा, अकाउंटेबल होगा। फिर लंबित मामलों को कम करने के लिए भी हमें इसको अकाउंटेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यायपालिका कह देती है कि मामले बढ़ रहे हैं, समय नहीं है, ये है वो है, लेकिन जब जवाबदेही तय होगी तो आई होप कि जो न्यायालय में जो लंबित मामले हैं उनमें के निपटान में वृद्धि हो सकती है। और एक लास्ट पॉइंट है कि सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र का एक अभाव है। यानी कि देखो, सबकी जवाबदेही तय करने के लिए एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है ना। पर सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही कौन तय करेगा, उसके लिए कोई प्रभावी तंत्र है नहीं, उसकी आवश्यकता है। तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो न्यायिक जवाबदेहिता की आवश्यकता को दर्शाते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं कि आगे आर्टिकल में क्या दिया हुआ है।
तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि न्यायिक जवाबदेही की आवश्यकता क्यों है ना? और किस तरीके से इसको अपनाना चाहिए। पर इससे जुड़े हुए कुछ मुद्दे भी हैं, कुछ चैलेंज भी हैं, कुछ चुनौतियाँ भी हैं। क्या हैं वो? एक तो पहली चुनौती है कि हमारे यहाँ कोलेजियम प्रणाली काम करती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज, ये मैंने आपको मई महीने में पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज ही ये सेलेक्ट करते हैं कि कौन अगला जज होगा। मतलब कौन अन्य न्यायाधीश चुने जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज स्वतः ही अपने जजों की नियुक्ति करते हैं। तो ये कोलेजियम प्रणाली कहलाता है। तो जब इस तरीके की प्रणाली काम करेगी तो बेसिकली जो है जवाबदेहीता के तहत क्या आ जाएगी, एक चुनौती आ जाएगी, एक मुद्दा आ जाएगा। तो ये पढ़कर बता देता हूँ क्या लिखा है। तो कोलेजियम प्रणाली में लिखा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायाधीशों के ही एक समूह द्वारा की जाती है। इस समूह को कोलेजियम कहा जाता है। इसमें न्यायाधीशों के हाथों में अत्यधिक शक्ति का केंद्रीकरण होता है, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है और नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत का उल्लंघन होता है। यानी कि जो हम नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत बनाना चाह रहे हैं, जैसे कार्यपालिका न्यायपालिका पर रखें, तो उस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि अपॉइंटमेंट करना किसका काम है? कार्यपालिका का काम है नियुक्ति करना। दूसरा, न्यायाधीशों का आचरण, कि न्यायाधीशों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने, सेवानिवृत्ति के बाद कोई पद धारण करने आदि का आरोप भी लगाया जा सकता है। दोस्तों यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह दे, जो क्या हो, सत्ता में हो, कि हम तुम्हें, जब तुम सेवानिवृत्त हो जाओगे तो हम तुम्हें कोई राजनीतिक पद दे देंगे, तो जो न्यायाधीश है उस काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के ही क्या करे, सहयोग में निर्णय देना शुरू कर दे। तो एक ये भी उनके आचरण पर सवाल उठाया जाता है। तीसरा, आंतरिक कामकाज। तो न्यायपालिका के कामकाज में अनेक अस्पष्टताएं व्याप्त हैं। उदाहरण के लिए न्यायाधीशों को मामलों का आवंटन, न्यायिक नियुक्तियां, अनुशासनात्मक, है ना, अनुशासन से जुड़ी कार्यवाही आदि अनौपचारिक और अक्षम तरीके से होती हैं। इनमें पारदर्शी नहीं है। मतलब न्यायाधीश अपने यहाँ जो नियुक्ति करते हैं, प्रशासनिक नियुक्ति करते हैं, या जो मामला आवंटन उन्हें किया जाता है, उसके बारे में बहुत अधिक सूचना जो है न्यायपालिका उपलब्ध नहीं कराती है। तो उसमें पारदर्शिता नहीं है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है जवाबदेही उपलब्ध कराने में। एक पॉइंट है कि सूचना संबंधी विषमता है। तो न्यायपालिका ने वस्तुतः स्वयं को आरटीआई अधिनियम के दायरे से बाहर रखा है ना। अभी आरटीआई हमने पढ़ा, तो आरटीआई के दायरे से न्यायपालिका बाहर है और इस तरह सूचना तक पहुंच को सीमित कर दिया गया है। इसके कारण न्यायाधीशों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। हम आरटीआई के थ्रू ही तो कोई सूचना मांग सकते हैं, लेकिन आरटीआई के दायरे में न्यायपालिका आती ही नहीं है। तो जो है जवाबदेहिता कैसे सुनिश्चित होगी, उसकी एक ये भी मुद्दा है। फिर एक मुद्दा है कि अपने न्यायिक दायरे का उल्लंघन करती है। कई बार हमने देखा है कि जो जुडिशियल है ना, जुडिशरी है, वो क्या करती है, जुडिशियल ओवररीच करती है। यानी कि जहाँ तक उसका क्षेत्र विस्तार है उससे आगे जाकर कार्य करने लगती है। कि इसमें क्या कहा है कि उदाहरण के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर समाप्त करना। हम जानते हैं कि 2014 में जो है नवगठित सरकार ने क्या करा था, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था। लेकिन जो है न्यायपालिका ने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। पर क्यों कर दिया, ये आज तक जो है विवाद का मुद्दा है ना। फिर न्यायपालिका में लंबित मामले बहुत हैं। जवाबदेही सुनिश्चित करने के उपायों की कमी के कारण 2010 से 2020 के बीच जो है सभी न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष 2.8% की वृद्धि हुई है। यदि जवाबदेही तय होती तो मामले शायद इस तरीके से ना बढ़ते, है ना। तो ये कई सारे पॉइंट हैं जो न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित कराने में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, है ना। बाकी हम देखेंगे कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित कराने में। और हमें ये भी देखना है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र रहे, है ना, स्वायत्त होकर कार्य करे। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का जो हमारी संविधान की विशेषता है उसको भी हम जरूरी लेकर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पे विवाद का विषय क्या है, विवाद का विषय क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो विवाद क्या है कि एक तो हमें न्यायिक जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है एक तरफ, और दूसरी तरफ हमें ये भी देखना है कि न्यायिक जवाबदेहिता सुनिश्चित कराने के संबंध में कहीं हम उनकी स्वतंत्रता का हनन ना कर दें। क्योंकि यदि न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी, निष्पक्ष नहीं होगी, तो वो जो है संविधान का संरक्षक, मूल अधिकारों की संरक्षक किस प्रकार कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये विवाद का मुद्दा है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं न्यायपालिका की जवाबदेही के संबंध में। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि न्यायपालिका की जवाबदेही के संबंध में हम क्या प्रयास कर सकते हैं।
तो ये क्या है कि न्यायिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं दोस्तों। एक तो आंतरिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि न्यायपालिका अपनी जो आंतरिक प्रक्रिया है, यानी कि जो प्रशासनिक नियुक्ति है, जो उसके संबंध में जो मामला आ रहा है, उसमें पारदर्शिता बढ़ाने का कार्य करे, या उनके ऊपर जो दुर्व्यवहार या कदाचार का आरोप लगता है उसको क्लीन चिट दे। और एक पॉइंट ये है कि प्रक्रिया ज्ञापन 2016 है ना, प्रक्रिया ज्ञापन 2016 में क्या था कि उच्चतम न्यायालय में एक स्थायी सचिवालय स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है। यह मुख्य न्यायिक नियुक्ति, पारदर्शिता लाने और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिकॉर्ड को बनाए रखने का कार्य करेगा। यानी कि एक सचिवालय होना चाहिए न्यायपालिका का भी, जैसे कि बाकी इंस्टीट्यूशन का होता है बड़े बड़े। तो वो क्या करेगा, न्यायिक नियुक्तियों के संबंध में पारदर्शिता लाएगा। एक कौन से न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है उससे संबंधित रिकॉर्ड रखेगा, उच्च न्यायालय से संबंधित रिकॉर्ड रखेगा। तो ये भी क्या है, जवाबदेहिता को बढ़ाने में एक कदम साबित हो सकता है। और क्या है दोस्तों, और देखते हैं आइए। और ये है कि जो न्यायिक मानक और जवाबदेही विधेयक 2020 लाए थे हम, है ना, जो हम न्यायिक मानक और न्यायिक जवाबदेही विधेयक 2020 लाए थे, उसमें बात कही गई थी कि यह विधेयक विचाराधीन है। क्यों है कि यह न्यायाधीश द्वारा अपनी संपत्ति घोषित करने को अनिवार्य बनाता है और न्यायिक मानकों को निर्धारित करता है कि न्यायिक गद्दी पर जो भी आदमी बैठा है ना, जो हमारी जुडिशरी में कार्यरत हैं लोग, न्यायाधीश, वो क्या करें, अपनी संपत्ति के बारे में सूचना पारदर्शी करें और न्यायिक मानकों को निर्धारित करें। साथ ही यह उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भी निर्धारित करता है। 2009 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपने न्यायाधीशों द्वारा संपत्ति की स्वैच्छिक घोषणा करने का संकल्प लिया था, है ना। इसके अलावा वर्ष 2002 में बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को अपनाया गया था, है ना। ये आप मेंस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि बैंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट को अपनाया गया था 2002 में। फिर हम एक पॉइंट और क्या कर सकते हैं जवाबदेहिता के संबंध में, हम प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं कि कानूनी प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करना। जैसा हमने 2020 के टाइम पीरियड में, 21 के टाइम पीरियड में हमने देखा कोविड में कि हम क्या कर रहे थे, वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, मामले निपटा रहे थे। तो यदि हम इसका प्रयोग करें टेक्नोलॉजी का, तो काफ़ी सारे मामले निपटाने में क्या हो सकती है, मदद हो सकती है ना। तो किसी मामले की शुरुआत को लेकर समाप्ति तक उसकी निगरानी करना, प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना, ताकि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। फिर लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, यह एक वेब आधारित एप्लीकेशन है। इसकी मदद से केंद्र सरकार से जुड़े मामलों की अधिक प्रभावी और पारदर्शी तरीके से निगरानी की जाती है ना। तो हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बॉक्स में दे रखा है कि न्यायिक स्वतंत्रता बनाम न्यायिक जवाबदेही, जो मैं आपको मुद्दा बता रहा था। ये जो विवाद होता है ना, तो यूपीएससी की नज़र इस पे भी होती है, पूछ सकता है। तो न्यायिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि न्यायपालिका का राज्य के अन्य अंगों अर्थात कार्यपालिका और विधायिका पर निर्भर न होना, है ना। मतलब उनसे वो स्वतंत्र है बाकी अंगों से। साथ ही इसका अर्थ न्यायपालिका के पास निष्पक्षता और ईमानदारी से न्याय करने की शक्ति होना भी है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों में क्या आता है, कार्यकाल की सुरक्षा आती है, संसद में न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में चर्चा पर पाबंदी आदि शामिल है। न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायिक जवाबदेही, ये दोनों शब्द इस अर्थ में परस्पर जुड़े हुए हैं कि अत्यधिक स्वतंत्रता, है ना, जवाबदेही को कम कर सकती है। या आप, हम अपने दैनिक जीवन में भी देख सकते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को अत्यधिक स्वतंत्र करते हैं तो उसकी जवाबदेही क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो अगर हम अत्यधिक स्वतंत्रता देंगे तो जवाबदेही कम होगी, और अत्यधिक जवाबदेही करेंगे तो स्वतंत्रता कम होगी। तो दोनों के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत है। ये आप निष्कर्ष में भी लिख सकते हैं। यह संतुलन न्यायपालिका को उसके कार्यालय की जवाबदेही बनाकर किया जा सकता है। इनके लिए न्यायाधीशों को संसद द्वारा हटाए जाने, अपील करने, न्यायालयों के आदेशों के पुनरीक्षण और समीक्षा करने, न्यायाधीशों के लिए नैतिक आचार संहिता आदि का प्रावधान करके किया गया है ना। ये कार्य जवाबदेही का। बाकी निष्कर्ष ये है कि न्यायाधीशों को एक अधिक औपचारिक और व्यापक आचार संहिता लागू की जानी चाहिए। और जिस तरह उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसी तरह हमारे उच्चतम न्यायालय को भी अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमने आज 2 आर्टिकल देखे, केंद्रीय सूचना आयोग और दूसरा न्यायिक जवाबदेही। जो दूसरा आर्टिकल है न्यायिक जवाबदेही, ये टोटली जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। काफ़ी वर्डिंग भी है, आप एक बार इसको देखकर वीडियो को दोबारा वर्डिंग लिख लेंगे, यानी जो भी टर्मोलॉजी बीच में आई हो
और पहला टॉपिक जो हमारा था वो पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड था, उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, और जैसे कि विगत वर्षों में आया भी है। तो दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए अगले लेक्चर में भी मेरे साथ, है ना, क्योंकि यूपीएससी 2023 में हमारा लक्ष्य है कि हम बड़ा स्कोर हासिल करें, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये सीरीज चल रही है। जय हिंद दोस्तों।